अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की करप्शन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है और अब मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है उनकी इम्पीचमेंट का, उनको हटाए जाने का, उनके इस्तीफ़े का। करोड़ों की करप्शन है। 5-5 लाख डॉलर का एक साल का ट्रिप, वो भी इंडोनेशिया का, प्राइवेट जेट, क्रूज़, अयाशियाँ, मतलब हर साल। और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जज साहब ने और जज साहब की अहलिया ने, पकड़े गए हैं। और चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा भी आ गया हुआ है सामने। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी सामने आ गया हुआ है। ये दोनों वाक़यात कल के हैं, यानी 7 अप्रैल के। 7 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की सालगिरह का दिन है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की आइन शिकनी के ख़िलाफ़ दिया था। फैसला दे दिया था, असेंबली बहाल कर दी थी, तहरीक अदम एतमाद बहाल कर दी थी, मगर आइन शिकनी के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट ने कदम नहीं उठाया था, मामला वहीं छोड़ दिया था। लिहाजा इमरान खान साहब का जिगरा बढ़ गया और वो फिर मुसलसल सिस्टम पर हमलावर रहे। तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इल्ज़ामात की जद में है और एक जज की करप्शन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है और वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं है, वो जज अमेरिका के हैं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज। और इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के कई मामलात और ख़ास तौर पर ट्रंप से रिलेटेड मामलात और इमरान खान से रिलेटेड मामलात तकरीबन डिटो कॉपी चल रही हैं। उसी तरह चल रहा है जैसे कोई, मतलब एक ही फिल्म के 2 वर्जन हो, एक अंग्रेज़ी में हो और एक उर्दू में हो। उर्दू वाला देसी हमारे पास और अंग्रेज़ी वाला जो है वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में वहाँ चल रहा है। ये कहानी चल रही है। आप देखते होंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, जिसकी कल सालगिरह थी उसके फ़ैसले की, और सालगिरह तो तहरीक अदम एतमाद की 9 अप्रैल को है। तो इमरान खान साहब नहीं इक़्तिदार से निकल रहे थे, उनको डंडा डोली या डोली डंडा जो कहते हैं, उनको हम सिंधी में टंगो टाली कहते हैं, कि टांगों से पकड़ कर, हाथों से पकड़ कर यूँ करके यूँ बाहर फेंका गया था। यही कुछ ट्रंप ने किया था उससे पहले। ट्रंप को भी अपना शिकस्त हो गई थी सदारती इंतखाबात में, वो भी वाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे और फिर उन्होंने अपने ज़ोंबीज़ मंगवा लिए थे, सींग पहन के आए, पता नहीं क्या, कोई बंदर वाली शक्ल पहन के आ गया था, कोई घोड़े वाली, कोई ऊँट वाली, कोई पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की शक्लें पहन कर आ गए थे। कोई ड्रैगन बना था, कोई टार्जन बना था, वो सारे आ गए थे और सब की छित्रौल करके ना वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने निकाल दिया था। हाँ, ऐसे मौके के लिए अलग से उन्होंने फोर्स रखी होती है, तो उन्होंने उनको निकाल दिया था और ट्रंप साहब को भी अच्छी खासी छित्रौल करके निकाला था कि निकलो इधर से, चल। अब उसके बाद की सूरत हाल देख लें। इमरान खान साहब यहाँ पर अदालतों का सामना करने से इनकारी, ट्रंप साहब भी इनकारी थे। खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही कोई हुकूमत कोई सोचती थी, इमरान खान साहब ट्वीट कर देते थे, बनी गाला पहुँचो, जमान पार्क पहुँचो, बनी गाला पहुँचो, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं लुटी गई का शोर शुरू हो जाता था। ट्रंप ने भी यही कुछ किया। ट्रंप अभी रिसेंटली गिरफ्तार भी हुए। उससे पहले उन्होंने कहा कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरी कौम सड़कों पर आ गई, कोई भी बाहर नहीं आया। तो बहरहाल सियासी हालात तो एक जैसे थे ही, एक तरह के बिल्कुल। अब तीसरा भाई इनका रह गया है, मोदी। हो सकता है जो है वो नरेंद्र मोदी, उसको भी, उसके साथ भी हालात ऐसे हों, क्योंकि उसने तो बिल्कुल अखीर की हुई है ना, अखीर। वहाँ कोई मोदी मुखालिफ महफूज नहीं है, वहाँ पे कोई, मतलब कोई जो वहाँ की जो मजहबी अक़लियतें हैं, इवन हिंदू मोदी की इंतहा पसंदी से महफूज नहीं है। उन्होंने जिस तरह का एक सिस्टम बना दिया है ना कि तलवारें लेके और पता नहीं वो फिर रहे होते हैं वैशी, उसका उनका भी टाइम आएगा, उनका भी दौर आएगा। लेकिन ट्रंप और इमरान खान साहब जिस तरह दोनों फंसे हुए हैं, तो इनकी सपोर्ट की जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, वहाँ तो उन्होंने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज है क्लेरेंस थॉमस, नाम है भाई, कोई आगे पीछे हो सकता है, उनके ऊपर रिपोर्ट आ गई है और साबित कर दिया गया कि जनाब ये तो रिपब्लिकन में अपना थे, लीडर थे हार्लन क्रो, उनके पैसे पे ऐशी कर रहे थे। और फिर उनकी बीवी भी, मतलब माशाल्लाह वो भी उसी तरह। तो वो रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट पे क्या क्या है मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ
इल्ज़ाम हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर लग रहा है और उनके कुछ ब्रदर जज साहबान के ऊपर लग रहा है कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। कमर जावेद बाजवा साहब कह चुके हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब और जो उनके दूसरे साथी जज साहबान हैं वो अपने बीवी बच्चों के हाथों मजबूर हैं। अब और उधर भी जज साहब का किस्सा बीवी का है कि जो बीवी, सारे मामला उनकी बीवी डील कर रही होती थी। यानी जो ट्रंप का इलेक्शन था जो हारा पीछे, उस इलेक्शन पर भी असरअंदाज सुप्रीम कोर्ट को करने की कोशिश की उस खातून ने, जज साहब की बीवी ने, नहीं हो सकी। वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम ऐसा कमाल सिस्टम है कि उसके अंदर जो गंद होता है ना, वो यूँ जिस तरह समंदर अपना गंद एक लहर के साथ किनारे पर ला के फेंकता है ना, इसी तरह उनका सिस्टम फिल्टर करता है हर चीज़ को। मिनटों में पकड़े जाते, दिनों में पकड़े जाते, बख्शे नहीं जाते। यहाँ तो खैर, यहाँ तो तस्वुर ही नहीं होता भी जज साहब का, जज साहब के ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो जज कहेंगे कि जी हमारे तो हमने खुद करना है अपना एहतसाब। तो बहरहाल, तो यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम, उनके साथी जज साहबान के ऊपर इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम कोई और नहीं लगा रहे थे। इन इल्ज़ाम को हुकूमत तो इशारे किनाइयों में बात कर रही होती थी कि जी पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए, इमरान खान के लिए इंसाफ अलग है, हमारे लिए अलग है। ये खुल के बात नहीं की जा रही होती थी कि इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं। बाजवा साहब ने बात कर दी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अपना जो फैसला दिया बाकी 3 जज साहबान के साथ, यानी 4-3 का फैसला हो गया, अब तस्दीक हो गई। उसमें उन्होंने खुलकर लिखा कि जनाब ये सुओ मोटो लेना, आर्टिकल 63 है, ये सारा कुछ जो था नज़र आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका फ़ायदा और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सारा कुछ किया जा रहा था। जज बोल रहे हैं, अब जजों के फैसले बोल रहे हैं, जज नहीं, जजों के फैसले बोल रहे हैं। तो जब बाजवा साहब ने बात कर दी और उसके बाद आर्टिकल 63A, उसके बाद इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनका पंजाब के और इस्लाम अपना पेशावर के हाई कोर्ट्स के अंदर चलने वाले मुकदमात को अपने पास ले लेना और फिर इंतखाबात का ऐलान कर देना, 9 रुकनी बेंच से 3 रुकनी बेंच तक ले आना या 5 रुकनी बेंच तक ले आना, फिर दोबारा 3 रुकनी बेंच को बनाना। ये सारे मामलात जब खुलकर सामने आ गए तो हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं। बाजवा साहब ने तो पहले कह दिया था, अब हुकूमत ने भी कह दिया। अब इस मामले ने आगे जाना था, ज़ाहिर है रुकना तो था नहीं। मैंने आपको काफ़ी दिन पहले गुजारिश की हुई है, कल भी मेरा व्लॉग था कि कोई अब रेफरेंस आ जाएगा, तो रेफरेंस कल ही आ गया। रेफरेंस कोई एक हैं वकील हैं सब्तैन, राजा सब्तैन साहब, उन्होंने रेफरेंस दायर किया है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, और वो रेफरेंस जो है मिसकंडक्ट का है। उसमें क्या कहा गया कि जी वो मिसकंडक्ट उन्होंने किया है, और दूसरा उनके ऊपर अपना और भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को हटाया जाए, बरतरफ किया जाए। अब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आ गया तो लोग सवाल कर रहे होते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया तो रेफरेंस तो सुनता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो फॉर्मेशन है या जिसको उसकी तश्कील है या जो उसका फॉर्मेट है वो है चीफ जस्टिस साहब उसको हेड करते हैं। 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो कि इन दिनों पंजाब और सिंध वाले चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहिबान चीफ जस्टिस के बाद वो उसके मेंबर होते हैं। यानी चीफ जस्टिस 2 और 2 5 रुकनी होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सवाल ये होता है कि जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया तो फिर सुनेगा कौन? तो जवाब बड़ा सादा है। मैं उम्मन ज़ाती जो ना महफ़िलें होती हैं उनमें तो दोस्तों को बताता रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैंने उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब की रहनुमाई ली। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अब जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया तो फिर चीफ जस्टिस को इस जो जुडिशल काउंसिल है उससे निकलना पड़ेगा। फिर चीफ जुडिशल काउंसिल की सरबराही करेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। सुप्रीम कोर्ट से दूसरे जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तीसरे सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और 2 जज साहबान हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट वाले, लाहौर हाई कोर्ट वाले, वो बन जाएंगे। अब अगर ये फॉर्मेशन बन जाती है और एंटरटेन की जाती है, रेफरेंस को सुना जाता है, क्योंकि रेफरेंस चला आएगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार जुडिशल काउंसिल के होते हैं सेक्रेटरी, उसकी मुआवनत करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार के पास इस मामले में अख्तियार नहीं होता कि वो रेफरेंस आगे ना भेजे, रेफरेंस आगे जाएगा। फिर चीफ जस्टिस साहब
अलग होने का ऐलान करेंगे तो समाअत हो जाएगी, अगर चीफ जस्टिस साहब दबा कर बैठ जाएंगे तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस पर समाअत होती है तो फिर 2-3 से फैसला आएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब यानी 3-2 से 3 की अक्सरियत होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये एक तरफ होंगे। ये सारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सताए हुए हैं उनके मिसकंडक्ट के, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो उन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब, उससे पहले वाले चीफ जस्टिस जो थे क्या नाम है उनका, गुलजार साहब, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के और अपना लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को तो नज़रअंदाज किया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस तो मोहम्मद खान भट्टी साहब की ज़बानी, वो तो मैनेज्ड है, तो हो सकता है वो रेफरेंस में के ख़िलाफ़ वोट करे अगर रेफरेंस लगता है तो। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब एक तरफ होंगे, एजाजुल एहसन साहब, मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मोहतरम जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो दूसरी साइड पे होंगे। तो 3-2 का लग रहा है, नज़र आ रहा है कि जो बनेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब तश्कील पा जाएगा, चीफ जस्टिस साहब पीछे हट जाएंगे, तो फिर ये होगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो, इसको हमारे यहाँ इम्पीचमेंट ऐसे होती है जज साहिबान की, बाहर कोई और तरीका होता है, पार्लियामेंट कांग्रेस या जिस तरह इंडिया की पार्लियामेंट करती है अपना उनका मुआवजा। अब जो मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो बज़ाहिर मोटे मोटे हैं, सबसे पहला अगर देखा जाए तो मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ऊपर आने वाला रेफरेंस, वो अभी तक रोक रखा हुआ उन्होंने, ये मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन रेफरेंस के बाद ये जो है वो रिमार्क्स देना अदालत के अंदर बैठकर कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो ऑडियोज़ आई हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और मज़ार अली अकबर नकवी साहब को मैंने बेंच में शामिल करके किसी को खामोश पैगाम दिया है, ये मिसकंडक्ट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया था, वज़ीर दाखिला ने मुतालबा किया था, वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया था कि जनाब जिन जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है उनको क्यों नहीं रेफरेंस आप लगाते। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने खामोश पैगाम दिया। एक दूसरा, 4-3 और 2-3 का जो 3-2 का जो तकरार चल रहा है कि वो कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने फैसला 3-2 से कर लिया कि इंतखाबात होंगे अज़ खुद नोटिस केस में। दूसरे जज साहबान जो बेंच में शुरू में शामिल कर लिए गए थे वो कह रहे हैं कि जी आपका फैसला नहीं है, फैसला हमारा है, हम 4-3 थे, हम 4 थे, आप 3 थे। और फिर अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी मैंने तो बेंच से अलग होने का फैसला नहीं किया, आप मुझे कैसे निकाल सकते थे। यही आप अफरीदी कहते हैं मैंने निकलने का फैसला नहीं किया था, आपने मुझे कैसे निकाला। मंसूर अली शाह साहब और मंदोख खैर साहब का फैसला भी मुस्तरद करने का था अज़ खुद नोटिस केस का, तो एक ही एक बात आ जाती है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें, 63A की तशरीह का मामला है, आइन रीराइट करने का फैसला है, वो फैसले के ऊपर तो खैर रेफरेंस शायद ना आए, लेकिन सर्कुलर जारी करवाना और उसके ऊपर स्टैंड लेना जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला था 3 रुकनी बेंच में, जिसमें शायद वहीद साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा था कि जब तक आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात जो है रोक दिए जाए, तब तक रोक दिए जाए जब तक पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी जो है उसके तहत प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया जाता। और उस फैसले को उन्होंने रजिस्ट्रार के सर्कुलर के ज़रिए कलअदम करार दिलवा दिया, और उस पर काजी फैसा साहब ने लिखा चीफ जस्टिस साहब को भी, रजिस्ट्रार साहब को भी। तो ये हो गया मिसकंडक्ट। दूसरा, जो इल्ज़ामात जो जिनकी बुनियाद पर आर्गूमेंट किए जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हो गया, ये वो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। दूसरा, फिर सर्कुलर जारी करवा के फिर उसी फैसले को कहा गया कि इस फैसले का वजूद नहीं है, फिर उसी फैसले के लिए फिर 6 रुकनी बेंच बिठा दिया गया अज़ खुद। वो फैसला मौजूद था तो अज़ खुद अपना नोटिस लेकर बेंच बिठाया। तो अगर अज़ खुद नोटिस लिया है तो फैसला मौजूद है, तो एक फैसले की मौजूदगी में चीफ जस्टिस साहब जो इंतज़ामी उनका अख्तियार है बेंच बनाने का, वो कैसे बना सकते हैं? ये मिसकंडक्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इल्ज़ामात चीफ जस्टिस साहब पर है। तो बहरहाल हालात ये हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक तो ये हो गया। जो कल अतर मिनुल्लाह साहब का फ़ैसला आया, उस फैसले के बाद हुकूमत ने, मरियम
औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया रिज़ाइन का कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं अब वो रिज़ाइन कर जाएं, क्योंकि ये मामला इलेक्शन का नहीं है, बेंच फिक्सिंग का है, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जनाब चीफ़ जस्टिस साहब आप रिज़ाइन कर जाएं, आपने इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मिसकंडक्ट किए हैं और अब आपको रिज़ाइन कर जाना चाहिए। ये तो अपने वाले जज साहब का किस्सा है। अब देखते हैं कि वो, मैंने तो पहले ही कहा था कि जाएंगे तो चीफ़ जस्टिस साहब ही, अब हालात ये बता रहे हैं, मौसम बता रहा होता है ना, हवा का रुख बता रहा होता है कि अब सोनामी आ रहा है, हल्का की बूंदाबांदी होगी, एवं चक्कर चलेंगे, वही हनेरी या कोई ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान आएगा, सैलाब आएगा जो बहा कर ले जाएगा। तो सैलाब नज़र आ रहा है। अब ये जो अमेरिकन साहब हैं क्लैरेंस थॉमस साहब, अब इसके ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था और इल्ज़ामात के बाद सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात की और तहकीकात में साबित हुआ कि उन्होंने ये जो अयाशियाँ की हैं ना रिपब्लिकन अपना हार्लन क्रो के पैसे से, 5 लाख का ट्रिप होता था उनका हर साल का, $5 लाख का, रुपए का नहीं, $5 लाख का। प्राइवेट जेट लेकर जाते थे, क्रूज़ में जाते थे, जो मतलब यहाँ तक कि अपने प्राइवेट वो जो शेफ़ शूफ भी अपने साथ लेकर जाते थे। और फिर उनके ऊपर जो चीज़ें आई हैं कि उनसे पूछा गया, तफ्तीश में सवालनामा भेजा गया कि जज साहब बताएं ये आप गए तो आपने पैसा कहाँ से खर्च किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जो हार्लन क्रो हैं, वो जो रिपब्लिकन, उन्होंने जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कभी तकाजा नहीं किया कि मुझे ऐशी करवाओ, लेकिन मैं खुद करवाता था। इसमें एक रिपब्लिकन है और एक प्रॉपर्टी टाइकून या रियल इस्टेट बिजनेस के बंदे हैं जो वहाँ के जज साहब की ऐशियाँ करवा रहे थे। यार कितने कमाल ना बातें, मतलब देखिए ना कितनी मुमासलतें हैं चीज़ों में। मतलब ट्रंप इंतज़ामिया और इमरान खान की इंतज़ामिया और हमारी अदलिया और उनकी एक उस जज में जो ट्रंप को फैसिलिटेट कर रहे थे, जो रिपब्लिकन्स को। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मान लिया। अब उसमें ये कहा गया कि जी वाटरगेट स्कैंडल के बाद होता ये है कि एक उसूल बना लिया गया, कानून बना लिया गया कि जो जज साहिबान हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इन साहब ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, अपने अखराजात कि कहाँ ये ख़र्चे कहाँ से आए, कैसे हुए, पूरा होता है ना ज़ारा, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। अब वहाँ की जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ट्रंप मुखालिफ या वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि इनको हटाएं, इनकी इम्पीचमेंट करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल, मुख्तलिफ बार्स, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के जो डेमोक्रेट्स हैं, जिस तरह मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बदतरीन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, लिहाजा रिज़ाइन करें। इसी तरह अमेरिकन जज जो है थॉमस, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी हटा दिए जाएँ, उनको भी बरतरफ कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।